हेलो। सेमेस्टर 6 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 22 का एक प्रश्न है। ठकुरी बाबा का कथासार लिखिए, जिसे हम प्रस्तावना या फिर पूर्व भूमिका, ठकुरी बाबा का सारांश और उपसंहार के रूप में देखेंगे। ठकुरी बाबा साधारण अर्थ में रेखा चित्र ही नहीं है। महादेवी ने इसके माध्यम से ग्राम्य समाज की उस हिस्से की सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण किया है जो जीने के लिए जरूरी बुनियादी साधनों से भी वंचित है, लेकिन इसके बावजूद उनमें गहरी मानवीय सहानुभूति, करुणा, जीवन राग और कर्मठता मौजूद है। इस रेखा चित्र में व्यस्त सामाजिक चेतना की कई विशेषताओं को भी समझाया है। महादेवी के रेखा चित्रों में भाषा और शिल्प का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया गया है। ठकुरी बाबा महादेवी का चर्चित रेखा चित्र है। चर्चित रेखा चित्र न होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत विराट फलक और गहरी सामाजिक संवेदनशीलता इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठकुरी बाबा का सारांश कहानी, उपन्यास, नाटक और प्रबंध काव्य की तरह स्केच अथवा रेखा चित्र में भी पात्र होते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों में प्रायः एक ही पात्र केंद्रीय पात्र होता है। अपने संपर्क में आए लोगों की स्मृतियों को वे सिलसिलेवार ढंग से एक घटनापूर्ण आख्यान के रूप में व्यवस्थित करती है, ताकि केंद्रीय पात्र के चरित्र के आंतरिक और बाह्य पहलुओं पर ठीक से रोशनी पड़ सके और पाठक उसके व्यक्तित्व के आर पार झांक सके। ठकुरी बाबा रेखा चित्र का प्रारंभ महादेवी ने कल्पवास के अनुभव का और प्रकाशता से भक्ति से के चरित्र के भी कुछ पहलू उजागर होते चले हैं, पर वास्तविक अभिप्रेत है ठकुरी बाबा का रेखांकन। यद्यपि बीच बीच से संबंधित धार्मिक रिवाज और प्रथा की पुरातन युगीन मूल प्रेरणा का तात्पर्य भी प्रस्तुत किया गया है, पर ठकुरी बाबा से संपर्क की कहानी शुरू होते ही लेखिका का पूरा भाव उस पात्र के व्यक्तित्व पर केंद्रित हो जाता है। महादेवी के कल्पवास की कुटिया में संक्रांति के एक दिन पहले संध्या के समय ग्रामीण यात्रियों का एक दल आ घुसा। एक बूढ़े सज्जन कल्पवास के रैन बसेरे में ठहरने की अनुमति मांगने लगे। वे अकेले तो न थे, पूरी एक टोली थी उनके साथ। ठहरने की अनुमति मिल गई। चूंकि वृद्ध सज्जन का स्वर स्नेहरित था और उसमें आत्मीयता भी थी, लेखिका की पर्णकुटी कोलाहल से परिपूर्ण हो गई। इस बूढ़े बाबा ने पर्णकुटी के बरामदे में अपना पूरा आडंबर फैला लिया। फटी और अनिश्चित रंगों वाली दरी, दुसूती का बिछोना, मैले फटे कपड़ों की गठरी, लाल चिलम का मुकुट पहने नारियल का काला हुक्का, सूती का बटुआ, काली मिर्चाई, तेल स्नान से चिकनी बनी गांठदार लाठी और निवाड़ से बनी खटपटी। रेखा चित्र ने बूढ़े बाबा के सामान के साथ साथ
उनका हुलिया भी पेश कर दिया। सिर का अग्रभाग खूंखार होने के कारण चिकना चमकीला था। पीछे की ओर कुछ सफेद के केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से संभित होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रण भाव था जिसे कोई नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने इस बूढ़े बाबा की लंबी सफेद दाढ़ी के बीच कुछ एक काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते थे। यही थे ठकुरी बाबा। वे भाट वेश में पैदा हुए थे। चारणों की परंपरा के अवशिष्ट थे वे, अतः उनका धंधा व्यक्तिगत विनोद मात्र रह गया था। पैतृक धंधे के रूप में प्राप्त काव्य कला के कारण वे दुनियादार आदमी कभी बन ही न सके। यह कारण था कि पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद की कभी तकलीफ नहीं की और सौतेले भाइयों ने सांसारिकता से उन्हें अलग ही रखा। भोजाइयों ने ठकुरी की पत्नी की निंदा का अभियान जारी रखा ताकि उसकी गर्दन पर मेहनत मशक्कत का कठोर जुआ लादा जा सके। महादेवी ने टिप्पणी की है, ठकुरी बेचारे कवि ठहरे। शुभम यथार्थता उनकी भावबोझिल कल्पना के खटाटोप में प्रवेश करने के लिए रंध ही न पाती थी। काव्य जनित अकर्मण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भोजाइयों की व्यंग्यवाणी और उनके पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी। यह ठकुरी इसे भी न समझ पाते थे। वह इस लगातार उपेक्षा और यातना के बीच 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर प्रसूति ज्वर से पीड़ित होकर अपने कठोर जीवन से मुक्त हो गई थी। पत्नी की मृत्यु के बाद ही ये वास्तविक पति और पिता बन सके। बेटी की बेला के लिए वही बाप भी थे और माँ भी थी। दुर्भाग्य ऐसा कि जवान होते न होते बेला का पति चेचक के कारण अंधा हो गया। ससुर ने अंधे दामाद को भी काव्य की शिक्षा दे दी और घर चलाने के लिए जिस बूढ़ी मौसी को ठकुरी अपने घर लाए वह भी इस काव्य संगीत मंडली का हिस्सा बन गई। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं, दामाद खंजरी पर तान संभालता है, बूढ़ी मौसी तन्मय होकर मंजीरा झनकार देती है और बेला घर का झंझट सिर पर ओढ़े भागती दौड़ती रहती है। ठकुरी के घर पर जब एक भैंस, 2 पछाए गाय और थोड़ी बहुत खेती है, अतः जीवन यापन भी मूलभूत समस्या अब उन्होंने हल कर ली है। लेकिन सहज स्वभाव और गहरी इंसाफी रिश्तेदारी के कारण ठकुरी बाबा पूरे मस्त मौला और फक्कड़ थे। कोई गुड़ की एक डाली के बदले आधा सेर आटा ले जाता है, कोई 4 मिर्च देकर आलू सकरंद का फलाहार पा जाता है, कोई तोला भर दही के बदले कटोरा भर चावल ले जाता है और रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध मांग लेता है। दूसरों को देने में, दूसरों की जरूरत के वक्त काम आने वाले में ठकुरी को जब विशेष प्रकार का सुख मिलता है, वह भावुक और विश्वासी जीव है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके सिर संसार का अर्थ बदल जाता है।
उदारता, सहज सौंदर्य, सरल भावुकता आदि ग्रामीण जीवन की सहजता के कारण वे मूर्तिमान अवतार है। कल्पवास के लिए वे जिस कुटुंब के साथ लाए हैं उनमें विधवा ठकुराइन है, जो परिवार की उपेक्षा के कारण ठकुरी के सहज अनुकंपा पाकर फूली न समाती अपने पति से उपेक्षित एक है, जो 2 किशोर बालकों को पालने के लिए कठिन संघर्ष से गुजर रही है। इन दोनों के बाद ठकुरी के कुटुंब में एक विधवा काकी अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद है। इनके अतिरिक्त एक ब्राह्मण दंपति भी है। भक्तिन और ठकुरी सब में पूरा कुटुंब कल्पवास की अवधि में माघी पूर्णिमा के पहले आने वाले त्रयोदशी की रात लेखिका के यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करता है। ठाकुरी चिकारा की खूंटी ऐंठ रहे थे, अंधा दामाद खंजड़ी बजा रहा था, बेला, आरती, फूलबत्ती आदि का काम संभाले थी। सब मिलजुल कर गीत गाती है। औरतें भक्ति के गीत गाती है और ठकुरी ने अपने गीत सुनाए। सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और समान भावधारा ने बांध रखा था। ग्रामीण समाज की स्वाभाविक शिष्टता, रस विदग्धता और उनकी कर्मठता की तुलना में महादेवी ने शहरों में होने वाले कवि सम्मेलनों की कृत्रिमता, उनके बाजारूपन और फूहड़पन पर भी वेतक टिप्पणियां की है। उनका कहना है कि हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानेर छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन है। ठीक इसके विपरीत भाट वंश में पैदा हुए गांव गवैये के आंसू कवि ठकुरी है। महादेवी कहती है कि उनसे अधिक हृदय व्यक्ति उन्होंने कम ही देखे हैं। ठकुरी जैसे लोगों का बाह्य जीवन हीन है, पर आंतरिक जीवन संवेदनापूर्ण और समृद्ध है। ठकुरी गांव के सहृदय समाज के प्रतिनिधि है। रेखा चित्रकार की दृष्टि में उनकी सरलता, वैयक्तिकता, विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। नागरिक शिष्ट समाज में जैसे फीस लेकर कविगण सभा सम्मेलन में पहुंचते हैं, ठकुरी इसके विपरीत कहीं विरुद्ध गाने पहुंच जाते, कहीं आल्हा उदल की कथा सुनाने, मीलों पैदल जाने में भी न सकुचाते। तभी तो अर्थ की दृष्टि से कवि ठकुर सुदामा ही रह गए। ठकुरी बाबा को उनकी काव्य कला का पुरस्कार क्या मिलता था? पथरोटी में सतु पर नमक के साथ हरी मिर्च और अंगूर के खूंट में थोड़ा तिल गुड़। इधर 2 वर्ष से वे मेले में नहीं आए। 2 वर्ष पूर्व जब वे आए थे तो शिथिल पड़ चुके थे। कंठ में लोच तो था, पर कफ की घबराहट उनके स्वर को बेसुरा बना देती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर झरझर क्या कांधा पर काल ने अपनी सर्वग्राही छाया डाल दी थी। ठकुरी बोले, अब चला चली की बेला है। महादेवी ने पूछा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ न तो कोई तुम्हारे फूट पर और उलट बांसिया समझेगा और न आल्हा उदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ न जचोगे। ठकुरी ने जवाब दिया कि इस हकीकत से वे परिचित हैं, अतः वे वहाँ इतना शोर मचाएं कि भगवान भी उन्हें पृथ्वी की ओर धकेल देंगे।
तब पृथ्वी पर पुनः आकर वे धान रोपेंगे, क्यारियां बनाएंगे, चिकारा बजाएंगे और पूरे समाज का आल्हा उदल की कथा सुनाएंगे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पर नया शरीर मांगने के लिए वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि यह कमबख्त शरीर तो जर्जर हो चुका है। और इतना कहने के बाद ठकुरी तन्मय होकर गाने लगी। चलत प्राण काया काहे को रोई राम। महादेवी की स्मृति में उनके द्वारा गाया गया दूसरा गीत भी संस्कृत होता है। झांकिए कृपा निधान पंछी बन बोले। रेखा चित्र को ऐसा प्रतीत होता है मानो इस प्रमाति के द्वारा वे जागरण का संदेश दे रहे हो। उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यक्तिवाद के युग की अंध भागदौड़ के बावजूद हमारे गांवों और कस्बों में ठकुरी जैसे श्रीहृदय और संवेदनशील लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं। सामूहिक सहृदयता और सहज मानवीयता के प्रतीक के रूप में ठकुरी का चरित्र एक प्रतिनिधि चरित्र है। वह अनूठा व्यक्तित्व है, पर उसके व्यक्तित्व के हर रंग, रेशे और पहलू पर सामूहिकता की छाप है। एक पात्र के रूप में ठकुरी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने में महादेवी के गद्य की वर्णनात्मकता में ही उनकी कला की शक्ति अंतर्निहित है। ठकुरी का पूरा नाक नक्शा, हुलिया, वेशभूषा, रहन सहन, परिवार, कुटुंब और जीवन संघर्ष मूर्तिमान होकर सामने आता है। रेखा चित्र के एक पाठ के बाद केंद्रीय पात्र के रूप में ठकुरी मन में अंकित हो जाते हैं और अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।